हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आप लिखने के तरीके से आप प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके लगभग 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं। केवल लिखने के तरीके से आपकी राइटिंग जैसी भी है, आपको लिखने का तरीका इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी लिखना है। अगर आप प्रत्येक चीज को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर है और यह अनसॉल्व्ड पेपर आपका विज्ञान का है जो कि कक्षा 10 और यह आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन है। यानी इसमें 2018 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न पत्र इसमें हैं। इसमें से एक प्रश्न पत्र को हमने लिया है और उसकी सहायता से आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉपी को हमने लिया है। यह कॉपी हमने स्कूल से लिया है, एक बच्चे के द्वारा लिखा गया है और इसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इसमें कमियां भी होंगी तो वह भी आपको बताने वाला हूं कि क्या कमी है, आपको क्या और इम्प्रूव करना है। ये सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग प्रत्येक दिन कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, और कॉपियां प्रत्येक दिन चेक करते हैं तो एक आइडिया रहता है कि आपको बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है। और वही चीज़ें मैं आपके साथ बताने वाला हूँ कि एक टीचर जो है अपने विद्यार्थियों से या जो कॉपी चेक करने वाला है वह क्या चाहता है। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक चीज़ को। चलिए यहाँ पे देखिए, यह जो है हमने पेपर लिया हुआ है, यह आपका विज्ञान का सेट 2 2024 का पेपर है जिसका पेपर कोड है 824 IK। तो मैं इस पे बहुविकल्पी पे आज चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा करूंगा वर्णनात्मक प्रश्नों पे कि वर्णनात्मक प्रश्न कैसे लिखने हैं। चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं और समझने के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखने के तरीके को मुख्य रूप से सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका खंड डाला हुआ है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1। तो आपको खूब सुंदर से स्केच से ऐसे लिखना है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 21 है या 21 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। तो यहाँ पे देखिए डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। यहाँ पे 21 ना डालकर खंड वाइज अलग अलग लिखा है बच्चे ने, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 इसने लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि इसमें 21 है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा यहाँ पे आप अच्छी तरह डालेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक हो और प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है, दिया है, यानी जो जो चीजें आपको पता है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। प्रश्न में जो जो चीजें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। जैसे बोला हुआ है वस्तु की दर्पण से दूरी, तो यू का मान आपसे पूछ रहा है, तो यू बराबर क्वेश्चन मार्क। फोकस दूरी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हम जानते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है उसका सूत्र होता है m बराबर -v/u। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता जो होती है वह ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसके लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से देखिए प्रश्न में आवर्धन क्षमता का मान दिया हुआ है, यानी आपसे प्रश्न में बोला हुआ है, देखिए यहाँ पे कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, यानी यही आपका आवर्धन क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पे -5 बराबर -v/u, यहाँ से तिरछा गुणा कर लिया गया, तो v बराबर क्या हो गया 5u, यह माइनस मिलकर प्लस हो गया, यहाँ से समीकरण 1 बन गया। अब आप जानते हैं कि जो दर्पण का जो सूत्र होता है वह होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे f का जो मान होगा अवतल दर्पण के लिए तो वह ऋणात्मक होगा, यानी 1/-10 बराबर 1/u 1/v। v का मान क्या आया 5u, तो यहाँ से मान रख दिया गया 5u प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ से देखिए कि 1/u क्या हो गया है, कॉमन हो गया है, तो यह क्या बचा 1/5 और प्लस 1, यानी 1/-10 बराबर 5 × 5 और 1 6, यह इस टाइप से हो जाएगा आपका। देखिए 1/4 तो यह रहेगा ही 1/u, ठीक है ना, 4 नहीं 1/u, और इसका इसमें हो जाता है गुणा, तो यह हो जाता है आपका 1 + 5/5। अब यह 1/u और 5 और 1 6, तो 6/5। तो यहाँ पे वही लिखा गया 6/5। यहाँ से जो है क्या किया जाएगा, तिरछा गुणा कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यह आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तिरछा जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से देखिए
यह हो जाएगा -10 और बटे में 5। यह यहाँ से u का मान आ जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी हो जाएगा 12, माइनस में 12 सेंटीमीटर, यानी u बराबर -12 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब आंसर आपका आ जाए तो आपको क्या करना है, जब आंसर आ जाए तो आपको आंसर को खूब बढ़िया से ऐसे बॉक्स में, ठीक है ना, एक आयत बनाकर, थोड़ा सा और बड़ा बनना चाहिए, ऐसे जो है आपको खूब बढ़िया से लिखना है और उसको ब्लैक पेन से लिखकर और यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर लिखकर खूब बढ़िया से स्केच से इसको भी लिख दीजिए आंसर। ठीक है, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का उस पर नजर पड़ता है और एग्जामिनर उस चीज को देखता है। ठीक है, तो उसको तुरंत यह पता चल जाता है ये आंसर, अच्छा ठीक है, तुरंत चेक करके आगे बढ़ जाता है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे दूसरी गड़बड़ी क्या है, देखिए जब भी आप प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा प्रयास करिए कि नए पेज से नया प्रश्न आपको चालू करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चे ने क्या गलती किया है कि यहाँ पे 3 या 4 लाइन का जगह बचा हुआ है और उसने यहीं से प्रश्न को चालू कर दिया। तो यह तरीका जो है बिल्कुल गलत होता है। यह तरीका क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। देखिए आपको प्रयास करना है कि अब यही चीज अगर यहाँ नीचे लिखा गया होता तो यह जगह कम दिखता, और नए पेज से हमेशा प्रयास करना है कि नया प्रश्न नए पेज से ही चालू करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, हमेशा नए पेज से नया प्रश्न चालू करिए। अगर किसी कारणवश, ठीक है, अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि किसी पेज पे आप गए और थोड़ा ही आपने लिखा, ठीक है, जैसे 2 या 3 लाइन ही आपने लिखा, तो आप पूरा पेज तो आप छोड़ेंगे नहीं। उस कंडीशन में अगर नया प्रश्न चालू करते हैं तो अगर मान लीजिए प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ तो कम से कम 3 लाइन का गैप करके तब अगला प्रश्न चालू करेंगे। कम से कम 3 लाइन का, ताकि गैप दिखे, 3 लाइन का गैप करके तब अगला प्रश्न चालू करेंगे और वहां से कंटिन्यू करके आप लिखेंगे। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरी चीज, एक चीज और पीछे अभी हम बताना चाहते थे, भूल गए हैं, आपको पुनः बताते हैं। देखिए जब भी आपका कॉपी मिले तो यहां से देखिए आपको सिंगल लाइन यह खींचना है। यह क्या करना है, सिंगल लाइन खींचना है, और यह कम से कम आपका एक स्केल की जितनी चौड़ाई होती है, ठीक है ना, उतना कम से कम हो, उससे थोड़ा सा अधिक भी रहेगा चलेगा, आपको एक लाइन ऐसे खींचना है। दूसरी चीज, जब आप खींचेंगे तो आप अगले पेज पर देखेंगे तो उसका लाइनिंग पड़ा रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे खींचा गया है, यहाँ पे देखिए इधर खींचा गया तो इधर भी देखिए उसकी छाप पड़ी हुई है। तो जब भी आपको लिखना है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही लिखना है, इधर खींचना नहीं है, यहाँ तक ही लिखना है। जो कुछ भी लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर आप इंड तक लिखते हैं ना, इस टाइप से इंड तक, तो इंड तक लिखते हैं तो कोई वर्ड यहाँ खत्म होता है, कोई यहाँ खत्म होगा, तो वह जब आगे पीछे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो आपको क्या करना है, एक यहाँ से आपने लिखना चालू किया, यह लाइनिंग आपको ध्यान देनी है, जो इस साइड जब आप खींचेंगे तो आपको दिखेगी, झलकेगा दूसरे पेज पे, ठीक है, दूसरे साइड पे। तो इस लाइन का ध्यान रखना है, इसके ही बीच में लिखना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपके पेज की संख्या बढ़ेगी। जो चीजें देखिए, आप इतना इतना जगह जब छोड़ेंगे दोनों साइड तो आपके पेज की संख्या बढ़ेगी, यानी जो चीज आपका इतना में होने वाला है, एक बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो वह चीजें आपकी यहां तक चली जाएंगी, यानी 3-4 लाइन अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको वर्क करना है और इस टाइप से अपनी कॉपी लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, इसने 2 लिख रखा है, कोई बात नहीं। चलिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है, तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यह सभी प्रश्न आप देख सकते हैं 4 नंबर के प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और यह सभी न्यूमेरिकल वाले प्रश्न हैं। तो आइए इस प्रश्न को आपको समझाते हैं कि कैसे करना है। लिखने का तरीका तो हमने बता दिया यहाँ पे, चलिए इस प्रश्न को समझाते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो कि धनात्मक होती है, ठीक है ना, तो f बराबर 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, f बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे वस्तु की लेंस से दूरी, यानी u का मान आपको दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, u का मान दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग लेंस के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो यह आपका सूत्र है। आप देख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां से मान रख देंगे, 1/50 बराबर 1/v, v का मान हमें ज्ञात करना है तो v को ऐसे ही रखेंगे, माइनस 1/-25, 1/50 बराबर 1/v प्लस, या माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1/25। इसका पक्षांतर कर देंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/v। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 25 और 50 का एलसीएम 50 ही होगा, 50 से कम 50 1 आया, और 25 दूनी 50 2 आया, 2 का अंश में गुणा करेंगे, अंश में गुणा करते हैं उसके बाद, तो अंश में एक ही गुणा होगा तो वही आएगा।
अब यहाँ पे बराबर 1 में भी 2 में से 1 गया 1 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस लगाया भी गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, तो भी का 1 में गुणा तो भी होगा, 50 का 1 में गुणा तो 50 ही होगा, भी बराबर माइनस बी बराबर 50 और माइनस को इधर भेज देंगे, बी बराबर माइनस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह तो भी का मान हो गया। अब यहाँ से दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, आवर्धन पूछ रहा है, यानी यम बराबर भी बटे में यू। तो यहाँ से भी का मान -50 बटे में यू का मान -25, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 25 दूनी 50, यानी यम का मान आ गया 2। और आपको ऐसे जो है बॉक्स में क्या कर देना है, खूब बढ़िया से उसको लिख देना है और स्केच से यहाँ पे लिखना है आंसर, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। देखिए पूरा सोल्यूशन भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ लिखने के तरीके को भी आपको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। इन सभी न्यूमेरिकल को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ये सभी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 ओम 3 ओम, यह ओम इसको कहते हैं, यह जो सिंबल है यह ओम का है, ठीक है ना। 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के 2 सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यह भी प्रश्न आपका 4 नंबर का है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसके सलूशन को देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो आप लिखेंगे हल। हल आपको इधर ही लिखना है, इधर नहीं लिखना है। इस लाइन के इस साइड न लिखकर आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है हल। उसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, जो जो चीज़ें प्रश्न में दी गई हैं, चाहे आप मैथ दे रहे हों, ठीक है, मैथ का पेपर हो चाहे साइंस का पेपर हो, अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं पे भी, किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, तो आपका सबसे पहला काम होता है कि जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सूत्र लिखना है। अगर इतना लिख देंगे आप तो आपको यह पता चल जाता है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। हो सकता है कभी कभी प्रश्न में सारी चीज़ें अवेलेबल हों तो सीधा मान रखना होगा। अगर प्रश्न में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो उन्हीं की सहायता से उसका मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले जो आकृति दी गई है, आकृति आप दी नहीं गई, मतलब आपको बनाना है तो आकृति को डार्क पेंसिल से बनाना है। जो एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल मार्केट में मिलती है उससे बनाना है। यहाँ पे देखिए यह भी एक कमी है, थोड़ा सा डार्क पेंसिल से बनाना चाहिए और सुंदर से आप स्केल का प्रयोग करके अच्छी तरह बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम, दूसरा प्रतिरोध R2, मतलब प्रत्येक को हम R1 R2 R3 मान लेंगे। दूसरा प्रतिरोध R2 बराबर 3 ओम, तीसरा प्रतिरोध R3 बराबर 5 ओम। यह प्रतिरोध प्रश्न में दिया हुआ है कि यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम का यह सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह सूत्र होता है। सभी को क्या कर लिया गया, जोड़ लिया गया। R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान 5 ओम। सभी को जोड़ देंगे, 3 2 5 5 10 ओम, R बराबर 10 ओम। अब ओम के नियम से सूत्र क्या होता है, देखिए V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। प्रश्न में देखिए विभवांतर बोला हुआ है, V का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 वोल्ट बोला हुआ है, तो यहाँ पे 30 और प्रश्न में बोला क्या है कि प्रत्येक सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे विभवांतर ज्ञात करेंगे तो 30 बराबर, ठीक है, I गुणे 10, ठीक। यहां से I का मान ज्ञात कर लेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो यह बटे में चला जाएगा, यानी 10 तिहाई 30, तो I बराबर 3। यह A एम्पियर कहलाता है, ठीक है, जो कि धारा का मात्रक होता है। I को हम धारा कहते हैं और यह एम्पियर, यह A जो है उसका मात्रक है, एम्पियर को प्रदर्शित करता है। अब यहां से जो है क्या करना है आपको, यहां से आपको V1 V2 और V3 का मान ज्ञात करना है। सभी यहाँ पे V1 V2 V3 तीनों का मतलब सभी का मान इन तीनों का ज्ञात करना है। तो V1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यही सूत्र है, V बराबर IR। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR, ठीक है, यानी IR1 हो जाएगा, ठीक। तो I का मान हो गया 3 और R1 का मान आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे है 2 ओम, तो गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे V का मान आ गया 6 वोल्ट। V2 का मान I गुणे R2, I गुणे R2, R2 का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ओम और I का मान है 3, 3 गुणे 3 यानी 9 वोल्ट हो गया। V3 का मान I गुणे R3, I का मान है 3 और R3 का मान है 5, 5 तिहाई 15 वोल्ट हो गया, यानी V1 V2 V3 सभी के मान आ गए। और यही विभवांतर आपसे प्रश्न में पूछा हुआ है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक सिरों पर जो विभवांतर V1 V2 V3 है उसका मान आपको प्राप्त हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आप बॉक्स बनाकर अच्छे से दिखा देंगे तो एग्जामिनर को देखने में आसानी होती है और वो फटाक से तुरंत जो है क्या कर देता है, नंबर आपको दे देता है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 24, ठीक है। तो आपको डालना कैसे है, ऐसे डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 24, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 24, ठीक है। खूब बढ़िया से ऐसी लाइनिंग करना है। हेडिंग भी थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपको डालना है। जब भी आप हेडिंग डालेंगे तो जो इसकी लाइनिंग है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए,
सीधी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। यह प्रश्न अथवा में है और यह सभी 6 नंबर के प्रश्न है। अथवा में क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे इसमें 3 पार्ट है, या तो यह तीनों लिखना है या इन दोनों को लिखना है, जो आपको आसान लगे उसको आपको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे इस वाले पार्ट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए जीवित तार, यह विद्युतमय तार है। ठीक है ना, यह लिखने में मिस्टेक हो गया है। विद्युतमय तार यानी जीवित तार का मतलब कि वह वायर जिसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, विद्युतमय तार। तो देखिए यहाँ पे विद्युतमय तार क्या होता है, भू संपर्क तार क्या होता है, उदासीन तार क्या होता है, इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे विद्युतमय तार या जीवित तार जिसे कहते हैं विद्युतमय तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाती है। यह आमतौर पर लाल या भूरे रंग में होता है। ठीक है ना, यह कौन सा तार है? विद्युतमय तार उच्च वोल्टेज उपकरणों में धारा पहुंचाती है, यानी विद्युतमय मतलब जिसमें करंट फ्लो होती है उसको हम लोग कहते हैं। और यह जो है यह आमतौर पर लाल या भूरे रंग का होता है। भू संपर्की तार जिसे अर्थिंग आप कहते हैं। उदासीन तार वह तार होता है जो उपकरण से धारा वापस ले जाती है, यह आमतौर पर नीले रंग का होता है। ठीक है ना, और उदासीन तार कौन होता है? यहाँ पे देखिए उदासीन तार, इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होता है, हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करता है। यह आपका उदासीन तार, यह आपका जो है इसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं। ठीक है ना, यह आमतौर पर हरे रंग की होती है या हरे और पीले रंग का मिश्रण होता है। तो यह उदासीन तार है जो कि यहाँ पे बोला हुआ ना, बिजली के झटके को बचाने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करता है, यानी वह जो है क्या हो जाती है, धारा जो है पृथ्वी में चली जाती है। ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक, तो यह आमतौर पर हरे रंग का होता है या हरे और पीले रंग का मिश्रण होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रंग के हो सकते हैं। लिखने में आपको ध्यान देना है कि आपको देखिए यहाँ से यह जो लाइनिंग दिख रही है इन दोनों के बीच में, इधर आप सिंगल लाइन ही खींचेंगे, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए कि इधर देखिए इस बच्चे ने क्या किया है, एक स्केल से कम जगह लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक स्केल यानी स्केल की जितनी चौड़ाई है उतना आपको कम से कम जगह लेना, उससे थोड़ा सा अधिक भी हो जाएगा तो चलेगा। ठीक है ना, उससे कम जगह नहीं लेना। और इधर वाले में क्या करना है, देखिए जब आप प्रत्येक पेज पे खींचेंगे तो यहाँ पे आपको लाइनिंग दिखेगा, तो इतना ही इसी के बीच में लिखना है। ठीक है ना, आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यहाँ से देखिए उपभाग 2 चालू होता है। उपभाग 2 यानी यहाँ से आपके प्रश्न जो हैं यह सभी फिजिक्स के थे, अब केमिस्ट्री के हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे प्रत्येक के लिए क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है, एथोनाइक अम्ल को की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया क्या होती है, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया होती है तो क्या होता है यह आपको बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या ऐसे डालना है, उपभाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 25। अब यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए क्या बोला हुआ है, लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। तो यह आपका लेड नाइट्रेट है 2PbNO3 का ट्वाइस, जब इसको गर्म करते हैं तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। फिर आपका दूसरा है कि एथोनोइक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो यहाँ पे देखिए CH3COOH प्लस Na2CO3, यह अभिक्रिया करते हैं तो CH3COONA प्लस CO2 प्लस NaOH बनाते हैं। अगला आपका है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। तो यहाँ पे जिंक Zn प्लस 2AgNO3, यह आपका सिल्वर नाइट्रेट है, अभिक्रिया करके ZnNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag बनाते हैं। और यहाँ पे फोर्थ आपका है सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया, Na2SO4 प्लस BaCl2, यह अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2 NaCl का निर्माण करते हैं। फिर आपसे देखिए प्रश्न संख्या 26 क्या है, यानी आपको ऐसे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। अब यहाँ पे भी देखिए बच्चे ने क्या गलती किया हुआ है कि यहाँ पे देखिए एक ही लाइन छोड़कर, 2 लाइन छोड़कर तुरंत जो है अगला प्रश्न। और हमने आपको बताया है कि अगर आप इंड की तरफ हैं तो आपको प्रयास करना है, ठीक है ना, प्रयास करना है कि आप हमेशा प्रश्न जो है नए पेज से चालू करें, यह आपके लिए काफ़ी बेटर होता है। ठीक है, अगर यहाँ से चालू करना पड़ा तो कम से कम 3 लाइन मिनिमम, 1 2 3 यहाँ से कम चालू करें, ताकि 3 से 4 लाइन हो जाए, कम ना हो। ठीक है ना, 3 से 4 लाइन का गैप करके आपको प्रश्न कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 26 क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक 2-2 मार्क्स के हैं। समजातीय श्रेणी, तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या होती है समजातीय श्रेणी।
ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सुंदर से हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद आपको डैश करना है और लिखना, तब कंटिन्यू करना है। समजातीय श्रेणी क्या है, देखिए कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उससे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय मतलब ये होता है एक तरह का या एक तरह का दिखने वाला। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखा भी हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उससे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, उस उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए जैसे, अब जैसे भी आपको किधर डालना है, जैसे आपको इधर ही डालना है, यहाँ पे आपको डालना है जैसे, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे डालना है। यहाँ पे देखिए जैसे में क्या है, मेथेनॉल H3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। ठीक है, तो यह जो है उदाहरण हो गया इसका। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे अगला आपका है प्रश्न नंबर 26 का सेकंड है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 26 का, तो प्रश्न संख्या 26 और यहाँ पे देखिए सेकंड आपका डाला गया है। हेडिंग आपको सुंदर से डालना है यहाँ पे, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है यह। ठीक है, और यह प्रत्येक जो है 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कार्बन यौगिकों की बहुतायत के निम्नलिखित 2 कारण हैं। ठीक है ना, 2 कारण है, कार्बन परमाणु श्रृंखलन, कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। श्रृंखलन कार्बन परमाणुओं का विशेष गुण होता है जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी शाखित या चक्रीय श्रृंखलाएं बना लेते हैं। चतुस्संयोजकता के कारण कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ एकल द्वियात्रिक सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। उपर्युक्त कारणों से कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, अतः हमारे चारों कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, दिखाई देती है। यह आपका है, आपका इस प्रश्न का आंसर, यानी कार्बन की सर्वतोमुखी। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं कि क्या इसके आंसर में और भी है। तो यहीं पे इसका आंसर समाप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। CH3COOH, CH3CH2CH2Cl और CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे इसका IUPAC नाम, प्रश्न नंबर 27 का। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या इसका IUPAC नाम होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 का क, आपको ये ऐसे ही डालना है सुंदर से। प्रश्न नंबर 27 का क। देखिए आप अगर इस टाइप से डालेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रत्येक पेपर में 5 से 6 नंबर बढ़ने की संभावना है। ठीक है ना, और मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, यह एक अनुभव है, क्योंकि हर साल हम लोग चेक करते हैं कॉपियां, तो इस प्रकार से अगर जो बच्चे लिखे रहते हैं तो इंप्रेशन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 27 पहले का जो आंसर है, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे CH3COOH, तो यह आपका एथोनोइक अम्ल होता है, इसका IUPAC नाम है। दूसरे का CH3CH2CH2Cl, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, और CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्या पूछ रहा है कि साबुन क्या है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे आपको साबुन के बारे में अब लिखना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 27 ख, साबुन हेडिंग डाला गया। अब इसके बारे में देखिए क्या दिया हुआ है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार से आए कि इस क्रिया को हम यह कहते हैं, तो इसको आपको ब्लैक पेन से दिखाना है। ठीक है ना, जब ब्लैक पेन से दिखाएंगे तो वह सबसे थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो आप क्या होता है, एग्जामिनर क्या वहां पे नजर पड़ता है। ठीक है, स्केच से दिखा दें या ब्लैक पेन से दिखाएं। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखाया हुआ है। CH3OCOC 17H35, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर CHO COC17H35, फिर यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है CH2, ठीक है, OCO 17H35, यहाँ पे आपका 2 छूट गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यह प्लस NaOH, यह मिलकर आपका क्या बना, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, ग्लिसरॉल जिसे कहते हैं। फिर यह आपका बना क्या, सोडियम सिट्रेट यानी साबुन 3C17H35 COONA, यह इसका निर्माण हुआ। यह आपका साबुन की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साबुन की विशेषता क्या होती है, जैसे जो प्रश्न में बोला हुआ है, तो साबुन की जो विशेषता होती है, साबुन क्षार रहित होना चाहिए, क्योंकि क्षार वस्त्रों तथा त्वचाओं को हानि पहुंचाता है। क्षार रहित का मतलब कि उसके अंदर क्षार की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि क्षार जो है कपड़ों को
और हमारी जो स्किन होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। प्रयोग में लाने वाले साबुन चटकना नहीं चाहिए। चटकना मतलब होता है ना, चटक कर टूट जाना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी गलती इस बच्चे ने क्या किया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही जगह है और यहाँ पे इसने प्रश्न को चालू कर दिया। तो इस प्रकार की गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है, किसी भी शर्त पे आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्नोत्तर संख्या ग देखते हैं 27 का। खनिज तथा अयस्क, यहाँ पे देखिए 27 का ग तो वैसे लिखना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि देखिए तीन ही प्रश्न का आंसर देना था, यह 3 और एक यह, क्योंकि यह प्रश्न अथवा में है। चलिए बच्चे ने दे दिया है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसने खनिज तथा अयस्क में अंतर बताया हुआ है, तो देख लेते हैं। अयस्क क्या है? उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अलग किया जाता है उस धातु को अयस्क कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम बॉक्साइड। ठीक है। खनिज क्या होता है? प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। खनिज तथा अयस्क में अंतर क्या है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब यहां से चालू होता है उपभाग 3, जिसमें सभी प्रश्न आपके बायोलॉजी के हैं। चलिए देखिए क्या है प्रश्न। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? फिर सेकंड कह रहा है ख, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे देखिए लार के बारे में आप देख सकते हैं कि देखिए आपको प्रॉपर ढंग से इस प्रकार से डालना है। उपभाग 3 प्रश्नोत्तर संख्या 28 और उसका क। तो लार क्या है? लार भोजन की निगलने में सहायक होती है। ठीक है। लार भोजन की निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है। अब यहां से यह आपका प्रश्न नंबर 28 का क हो गया। अब यहां से देखिए अब ख को देखते हैं, ओजोन परत। तो ओजोन परत क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालना है और हेडिंग खूब सुंदर से डालना है। यहाँ पे देखिए ओजोन परत, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ठीक है ना, अपर रूप, यहाँ पे अपरूप नहीं होता है, अपर रूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनती है। यहाँ पे अभिक्रिया दिखाई गई है। O2 परावैगनिक किरणें O+O, यह मिलकर O3 यानी ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो परावैगनी, ठीक है ना, परावैगनी विकिरणों से बचाती है। यह परावैगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। इस प्रकार परितंत्र को होता है, पारितंत्र नहीं होता है, परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। ठीक है। तो यह इसका आंसर है प्रश्न नंबर 28 के ख का। ठीक है। और यह सभी 2-2 मार्क्स के प्रश्न हैं। अब प्रश्न नंबर 29 आपका क्या है? स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। परिवार नियोजन की किन्हीं 2 अस्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 29, स्वपरागण परपरागण। देखिए इस प्रकार से आप कहीं पे भी मत लिखिएगा कि अंतर लिखना और एक पॉइंट इधर हो और बाकी पॉइंट अगले पेज पे हो, तो गलतियां जो है चेक करने में हो जाती हैं, यानी आंसर जो है कम दिखता है। तो हमेशा एक बार पुनः आपसे रिपीट करते हैं कि नए प्रश्न को नए पेज से ही आप कंटिन्यू करें तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए स्वपरागण परपरागण, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? हाँ, द्विलिंगी एकलिंगी हो सकते हैं। और यहाँ पे और कुछ भी कह रहा है, नरो व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है अंतर में आपका कि नर और मादा भाग पुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होने आवश्यक हैं। अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पुष्प प्रायः अनाकर्षक, छोटे, सुगंध रहित तथा मकरंद रहित होते हैं। वायु परागित पुष्पों को छोड़कर पुष्प प्रायः गंधयुक्त, आकर्षण, बड़े अथवा छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित होते हैं। और चौथा है कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं। और यहाँ पे चौथा है सभी पुष्प खुलते हैं तथा अपने जननांगों को अनावरित होने देते हैं। यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मटर और इधर आपका क्या है? गुलाब। ठीक है। तो यह प्रश्न आपका हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 29 का ख। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 29 का ख। प्रश्न संख्या 29 का ख में आपसे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ था कि परिवार नियोजन की किन्हीं 2 अस्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी इस प्रश्न को हम पढ़े हैं। ठीक है। क तो हो गया। अब ख में देखिए क्या है, इसका आंसर क्या है? परिवार नियोजन। तो इसके बारे में समझ लेते हैं
कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो यह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। ठीक है, तो यह था आपका परिवार नियोजन के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है, किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। देखिए यह सभी प्रश्न 2 मार्क्स के हैं। यहाँ तक सभी प्रश्न 2 मार्क्स के हैं। किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए, और यहाँ पे कह रहा है पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 30 का क, दो पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन व जिबरेलिन्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कार्य क्या है? संवहन एवं संवहन कोशिका विभाजन, संवहन एवं कोशिका विभाजन। ठीक है ना, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है, संवहन एवं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन की दर तथा एधा की मौसमी सक्रियता ऑक्सीजन से, कोशिका विभाजन की दर तथा मौसमी सक्रियता, यहाँ पे भी यह वर्ड गलत है। ठीक है, कोई और वर्ड होना चाहिए। ठीक है, मौसमी सक्रियता ऑक्सीजन से नियंत्रित होता है। रोपण, क्षति आदि के समय कैलस का निर्माण, ठीक है ना, कैलस का निर्माण आगे देखते हैं, इसी के कारण होता है। अब यहां से देखें जिबरेलिन्स के कार्य, तो बोल्टिंग, जिबरेलिन परों की कोशिकाओं का दीर्घन करने, तनों की लंबाई बढ़ाता है। द्विवर्षीय पौधों में जिनका तना अत्यंत हासित होता है, अर्थात पर्व संधियां अत्यधिक पास पास होती हैं, जिबरेलिन देने से तेजी से बढ़ने लगता है, इसे बोल्टिंग कहते हैं, जैसे चुकंदर तथा आनुवंशिक बौने पौधे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 30 का ख आपसे क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 30 का ख देखिए, पौधों में रंध्रों की उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मूल रोमों द्वारा, ठीक है ना, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कमी क्या है कि यहाँ पे हेडिंग डालना चाहिए था, हेडिंग नहीं डाली गई है। ठीक है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा जल स्फूर्ति दाब के कारण पत्ती की पर्ण मध्यक कोशिकाओं में पहुंचता है। पर्ण मध्यक कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान होता है। पर्ण मध्यक कोशिकाओं से जल वाष्पीकरण के फलस्वरूप जल वाष्प में बदलकर अंतराकोशिकीय स्थानों में आ जाते हैं। जल वाष्प सामान्य विसरण द्वारा रंध्रों से वातावरण में चली जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर रंध्रों के खुलने तथा बंद होने पर निर्भर करती है। उपयोगिता क्या है कि रंध्रों द्वारा जल वाष्प विसरण द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा ही होता है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 31 का क, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि मनुष्य में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, और अथवा में पूछा हुआ है कि लक्षणों में वंशागत के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 31। अब यहाँ पे देखिए क ख नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाला गया है, तो ये तो अच्छा है, हेडिंग होना चाहिए। ठीक है ना, अब हेडिंग के बाद देखिए कैसे आपको करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होते हैं। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, एक बोमेन संपुट ग्लोमरुलस के साथ, और सेकेंड आपसे एक लंबी नलिका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे वृक्काणु की कार्यविधि, वृक्काणु की कार्यविधि क्या है कि क्या कार्य है इसका, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए रुधिर रीनल धमनी से बहुत उच्च दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर क्षमता रहता है। ठीक है, सेकेंड आपसे कह रहा है कि इस निस्यंद में वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है, वह भी होता है। उन वर्ज्य पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं के द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। और यहाँ पे यह उसका फिगर है। जब भी फिगर आपका होगा तो आपको सुंदर तरीके से उसको बनाना है, खूब बढ़िया से पेंसिल से आपको अच्छे ढंग से बनाना है। तो आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको पूरा एक मॉडल पेपर भी शेयर कर दिया, यानी आपको पूरा एक अनसॉल्व पेपर ही आपके साथ शेयर कर दिया। और यह अनसॉल्व पेपर आप देख सकते हैं, राजीव प्रकाशन का विज्ञान का है। और कौन सा सेट है आपका, सेट नंबर 2 है, 2024 का सेट नंबर 2, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 824 आई के। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न तो हमने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे इस पेपर के माध्यम से हमने यह बताया कि वर्णनात्मक प्रश्नों को कैसे लिखना है और किस प्रकार से। यह एक बच्चे की कॉपी हम लेकर आए हुए थे स्कूल से,
और हमने यहाँ पे बताया कि क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप बोर्ड की कॉपी लिखते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह अटेम्प्ट करते हैं तो 70 नंबर का अगर आपका पेपर है तो निश्चित रूप से आप 70 में आप कम से कम 78 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 78, थोड़ा सा अगर इससे थोड़ा डाउन हुआ तो 76, 74, 75 लगभग इतना तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, कम से कम 64-65 नंबर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर थोड़ा सा और आप अट्रैक्टिव करेंगे तो आप 68 तक भी पहुंच सकते हैं, 68 से 70 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक कमेंट करना है और बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है ना, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, आई होप कि पूरी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।